हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे इनके मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो कोई भी बहुपद रहे और उसका अधिकतम पावर क्या हो जाए 2 के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे कि इसका जो जनरल फार्मूला लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर, जहाँ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर a ही 0 के बराबर हो जाएगा तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये जो हमारा बनेगा bx प्लस c, इसमें x का पावर मैक्सिमम केवल 1 बन जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितने के बराबर हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस x की, जो इसमें वेरिएबल है, इसकी 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि वो वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने सिरधराचार्य के सूत्र का निगमन किया था कि कैसे सिरधराचार्य का नियम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के बराबर होता है। तो हमने लिखा था x इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ये हमने इसके पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यही बताया गया था कि x की कितनी वैल्यू आ रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी, एक पॉजिटिव थी और एक निगेटिव थी। ठीक है ना, तो x की 2 वैल्यू क्या क्या थी, तो x की जो पहली वैल्यू थी वो हमने लिखा था x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये पहली वैल्यू थी। और दूसरी वैल्यू क्या थी, तो x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, अब हमने क्या देखा था कि x की वैल्यू ये क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। ठीक है ना, इसमें x की वैल्यू को हमने, जो सिरधराचार्य का सूत्र है इसमें प्लस का निशान है ना, तो पहली बार प्लस ले लिया, दूसरी बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो x की 2 वैल्यू आएंगी। अब हमने अगर मान लिया कि ये टोटल वैल्यू अगर अल्फ़ा के बराबर हो जाए और ये टोटल वैल्यू बीटा के बराबर हो जाए। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फ़ा इसका पहला मूल है, अल्फ़ा को हमने लिख लिया, मान लेते हैं इसका क्या, कौन सा है, पहला मूल है। मूल का मतलब है कि इसको इस समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया दूसरा मूल। ठीक है ना, ये भी समीकरण को क्या करेगा, पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, तो हम लोग को मूलों का योग बताना था। ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है, इसका मतलब मूलों का योग करने के लिए हम लोग दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर योग है ना, मूलों का योग। अब हम लोग अगर जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये -b और -b मिल के हो जाएगा -2b। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगी। बटे में 2a आएगा, जो कि इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने देखा कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल क्या था, पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा, और दोनों के बीच में प्लस का निशान। अब जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -b अपॉन a के बराबर। तो ये एक पहला फार्मूला बन गया मूलों के योगफल का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा फार्मूला मूलों का गुणनफल का। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों मूलों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हमारा मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। तो लिख लेंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब ये कितने के बराबर होगा, इसे देखेंगे। अब इन दोनों का अगर आपस में गुणा करते हैं तो देखेंगे, ये अगर इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें, ठीक है ना, तो हमारा फार्मूला बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac, या पूरे का बटा 2a था, रहने दिया। इंटू का साइन है, चलिए इसको हमने अलग ब्रैकेट में कर लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख लिया -b, अब माइनस वाले ले रहे हैं तो अंडर रूट
बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम लोग नीचे देखेंगे कि 1 में 2 जब 4a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में बचेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब अगर माइनस बी को a माने और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में इसको b माने, तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। इसका मतलब ये हमारा बनेगा कितने के बराबर, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमने यहाँ से ब्रैकेट चेंज कर लिया। ठीक है ना, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/4 a का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, चूँकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस अब ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac। ठीक है ना, यहाँ तक। अब हम लोग और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 a का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और दूसरा क्या है, माइनस है, तो बचेगा हमारा 4ac। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और एक a से एक a कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना, c बच जाएगा और नीचे एक a बच जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं c/a फार्मूला बना हमारा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये है मूलों का, ये पहला मूल और बीच में इंटू का निशान मतलब गुणे का निशान, और दूसरा है क्या, बीटा। इसका मतलब ये है क्या, मूलों का गुणनफल कितना आएगा, c/a के बराबर। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, वो कितने के बराबर थी, तो माइनस b/a के बराबर। तो मूलों का योगफल ये हो गया और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विविधकर क्या होता है, तो इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी को हम लोग डिक्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, और डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो हम लोग किसी भी गिवन इक्वेशन रहेगा, और कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए बी सी का मान हम लोग कंपेरिजन करके निकालेंगे, और डी की वैल्यू बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधकर। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति को हम लोग जानने के लिए डी के ऊपर डिपेंड करेंगे, और डी की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे। ठीक है ना, पहला कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर हमने किसी समीकरण के लिए सॉल्व किया तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। दूसरा, हमने किसी इक्वेशन के लिए सॉल्व किया तो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। और तीसरा केस ये है कि हमने किसी इक्वेशन के लिए सॉल्व किया और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। 3 केस बनेंगे। तो अगर ये फर्स्ट केस होगा तो लिख लेंगे समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, तो लिख लेंगे वास्तविक। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो लिख लेंगे समीकरण के मूल असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे केस पे। अगर डी बराबर है 0 के तब भी समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और इस केस में जब 0 के बराबर होगा तो कहेंगे कि समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है ना, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और डी की वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी 0 के, इसका मतलब मूल इसके क्या हो जाएंगे, तो काल्पनिक। इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जब वास्तविक और असमान होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे अस्तित्व है। ठीक है ना, मूलों को निकाला जा सकता है, मूलों का अस्तित्व है। दूसरे केस में हमने देखा कि जब वास्तविक होगा और समान होगा तब भी उनके मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है ना, लेकिन तीसरे केस में उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी आएंगे। जैसे कि हमने मान लिया सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को, हमने मान लिया सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को, और ये हमारा आ गया -5।
इसका मतलब जब सिरधराचार्य के नियम में बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे अगर -5 रखते हैं तो अंडर रूट से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस ही आए, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी मान लेते हैं, काल्पनिक मान लेते हैं। और अंडर रूट -1 की वैल्यू को मानते हैं किसके बराबर, आई के बराबर, ठीक है ना। आई एक ऐसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अंडर रूट -1 को हम क्या मानते हैं, आई के बराबर, ठीक है। तब सॉल्व करते हैं। तो इस केस में होगा, तो चूंकि आपको 10th में ये सब पढ़ना नहीं है इसलिए लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसमें यही ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन कर देगा कि आप किसी द्विघात समीकरण को हल करके बताइए कि क्या उसके अस्तित्व हैं कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात कीजिए कि उसके मूल क्या क्या होंगे। अगर वेरिएबल x है तो x की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि पावर होगा 2। और अगर वेरिएबल y के रूप में लेंगे तो y के रूप में उसकी 2 वैल्यू आएगी। अगर मान लेते हैं किसी के भी रूप में लेंगे वेरिएबल को तो उस वेरिएबल के 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या देख लिया कि द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है इसको लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूलों का योगफल का फार्मूला देख लिया, मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो -b मतलब x के गुणांक, तो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये लिख सकते हैं। मूलों का गुणनफल मतलब अचर पद, c मतलब कांस्टेंट, अचर पद बटे में x² का गुणांक लिख सकते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने सिरधराचार्य का सूत्र प्रूफ किया था, तो वो आता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसके बाद हमने देखा विवितकर का मान, तो विवितकर ही बताता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। तो d = b² - 4ac होता है। और मूलों की प्रकृति के लिए अब d की वैल्यू 3 केस बनेंगे, या तो 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 0 से छोटी हो सकती है। अगर 0 से बड़ी होगी तो लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, इसका मतलब अस्तित्व में होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और इसमें समान हो जाएंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। जबकि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो कहेंगे इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो चूंकि 10th में इतना पढ़ना नहीं है विस्तार से, इसलिए लिख लेंगे कि अस्तित्व नहीं है।